हेलो फ्रेंड्स। कुछ ज़्यादा व्यस्त रही इस सप्ताह, इसलिए मैं कहानी लेकर ना आ पाई। आज ऐसी कहानी आपके आगे है जिसमें एक पुरुष हरिशंकर, जिसकी नज़र में उसकी पत्नी ऐसा खच्चर थी जिसे घोड़ी नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अंत में हरिशंकर की हालत किसी खच्चर से कम नहीं थी। ऐसे दम्भी पुरुष की कहानी तो चलिए अब सुनते हैं। माफ़ कीजिएगा, क्या आप लखनऊ के श्री हरिशंकर हैं? अखबार पढ़ते व्यक्ति ने सिर उठाकर प्रश्नकर्ता की ओर देखा और पहचानते ही उठकर आत्मीयता के से हाथ मिलाते हुए बोला, अरे अंशुल, तू यहाँ क्या कर रहा है? शायद वही जो तू कर रहा है, मद्रास जाने वाली हवाई जहाज़ का इंतज़ार। तो तू भी मद्रास जा रहा है? साथ रहेगा फिर तो। कितने साल के बाद मिल रहे हैं हम दोनों। हरी ने अंशुल का हाथ पकड़कर अपने पास बैठाते हुए पूछा। 15-16 साल तो हो ही गए होंगे। तेरी शादी पर आखिरी मुलाकात हुई थी, उसके बाद लखनऊ जाने का मौका ही नहीं लगा। एक बार दिल्ली में तेरे बड़े भैया मिल गए थे। उन्होंने बताया था कि तू विदेश चला गया है और वापस आना नहीं चाहता। अंशुल बोला, हाँ, इरादा तो यही था। मकान वकान भी खरीद लिया था, लेकिन यार, अपना देश अपना ही होता है, विदेश में वह बात नहीं होती। 2 साल हुए लौट आया हूँ। मद्रास में एक फ्रेंच फर्म का टेक्निकल मैनेजर हूँ। तू सुना, क्या कर रहा है? मेरी एक छोटी सी फैक्ट्री है, विद्युत उपकरण बनाने की। सच? फिर तो तू उद्योगपति बन गया। कहाँ खोली है फैक्ट्री? पूना के पास लोनी में। मुझे भी जर्मनी से लौटे अभी 4 ही वर्ष हुए हैं। कुछ पैसा वहाँ से लाया था, कुछ यहाँ सरकारी मदद मिल गई, सो फैक्ट्री खोलने में आसानी हो गई। और सुना, भाभी कैसी हैं? बच्चे तो अब बड़े हो गए होंगे? अंशुल ने प्रश्न किया। हाँ, बड़ी लड़की 9 साल की है, छोटा लड़का 7 साल का। तेरा परिवार कितना बड़ा है? फिलहाल तो एक ही लड़का है। वैसे शादी हुए अभी 5 वर्ष हुए हैं। यानी तू जर्मनी से ही शादी करके आया है? हरी ने उससे ठसके से पूछा। हाँ, मगर लड़की भारतीय और उत्तर प्रदेश की ही है। फिर तो शादी करने में कुछ दिक्कत नहीं पड़ी होगी ना? परिवार वालों को ही ऐतराज़ होगा। दिक्कत की कुछ मत पूछ। घर वालों के ऐतराज़ की बात तो अलग रही। पहले लड़की ही नहीं मानती थी, बहुत तपस्या के बाद जाकर देवी जी पसीजी तो घर वाले लगे हल्ला करने। बड़े मुश्किल से सबको समझाया। अंशुल बोला, मगर जब लड़की भारतीय और अपने प्रांत की ही थी तो फिर क्या मुश्किल थी? दूसरों को इस राजी के लिए मनाते मनाते अपनी तो हालत ही खराब हो गई। कुछ लड़की के अपने व्यक्तिगत कारण थे, कुछ परिवार वालों के अपने रूढ़िवादी तर्क। लेकिन तेरी उससे मुलाकात कैसे हुई? वह भी इसी इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षण ले रही थी जहां मैं काम कर रहा था, अंशुल ने बताया। यह भी खूब रही। मैंने भी उसी लड़की से शादी की जो मेरे साथ इंग्लैंड में प्रशिक्षण ले रही थी, हरी ने हंसते हुए बताया। वह भी भारतीय है, मगर पारसी है। लेकिन हरी, तेरी शादी तो लखनऊ में हो गई थी कॉलेज छोड़ने के एकदम बाद? अंशुल ने चौंक कर पूछा। छोड़ यार, वह भी कोई शादी थी? वह तो घर वालों की तरफ से छोड़ा गया एक शगुफा थी, हरी ने लापरवाही से कहा। इससे पहले कि अंशुल कुछ बोलता, यात्रियों को जहाज में बैठने के लिए कहा गया। दोनों जाकर सुरक्षा तलाशी की लाइन में जाकर खड़े हो गए। जहाज में दोनों की सीटें साथ साथ थीं। इधर उधर की बातों के बाद अंशुल ने अचानक पूछा, फिर उस लड़की का मतलब, मेरा मतलब तेरी पहली बीवी का क्या हुआ हरी? वह मेरी बीवी कहाँ से हो गई यार? मैंने उसे देखा भरी था बस। अपने में कोई रस्म होती है ना कि लड़के लड़की को दूसरे फेरे से पहले अकेले नहीं छोड़ा जाता। सो अपना तो गौना होने की नौबत ही नहीं आई। वह तो पहले ही मेरा इंग्लैंड जाने का कार्यक्रम बन गया। उसके बाद तो घर वालों से संबंध ही टूट गए। तो उस बदनसीब का पता कहाँ से चलता? अंशुल बात काट कर बोला। मुझे न जाने क्यों ऐसी लड़कियों से बहुत हमदर्दी है जिन्हें उनके पति बिला वजह छोड़ देते हैं। मैंने बिला वजह नहीं छोड़ा। मेरा उस निपट गवार देहातन से कैसा काम चलता? शादी इंसान को अपने बराबर की ही लड़की से करनी चाहिए। अब तूने जो शादी की है वह जरूर लड़की के गुण देखकर की होगी, हरी ने सवाल किया। हाँ,
रूप और बुद्धि का सामंजस्य देखकर, और निश्चय ही बहुत अच्छी महिला है। मैं सोच भी नहीं पाता कि उसका प्रतिदान कैसे करूं। अगली बार जब बम्बई आओ तो लोनी का चक्कर भी लगाओ, मुलाकात हो जाएगी। अच्छी बात है, आ जाऊंगा। पूना तक तो जाता ही हूँ, लोनी वहाँ से करीब ही है। लेकिन एक शर्त है अंशुल, मद्रास में तुझे मेरे साथ ही ठहरना होगा। ठहर जाऊंगा, लेकिन भाभी जी को किसी प्रकार की असुविधा तो नहीं होगी? अरे नहीं, उसे कैसी असुविधा? अचानक किसी के मेहमान के आ जाने से कुछ ना कुछ दिक्कत तो होती ही है। रहने का कमरा ठीक करो, खाने पीने का नौकर है सब कुछ करने के लिए। हरि ने बात काट कर कहा। फिर ठीक है, मद्रास में घरेलू नौकर मिल जाते हैं? मालूम नहीं, मुझे तो कंपनी की तरफ से ही रसोइयाँ, ड्राइवर, माली मिले हुए हैं। माली की बीवी और बच्चे घर के दूसरे छोटे मोटे काम कर देते हैं, सो घरेलू नौकर रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हरि ने बताया। इन विदेशी कंपनियों की नौकरी में ये सुविधाएं बहुत मिल जाती हैं, लेकिन अपने व्यापार के सामान कुछ भी नहीं। शुरू में ज़रूर कुछ दिक्कत होती है, पर जब एक बार उस जम जाए तो सब ठीक हो जाता है। अंशुल ने अपनी बात कही। अपने व्यवसाय की तो बात ही दूसरी होती है। चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन अकेले व्यापार संभालना मुश्किल होता है, और भरोसे का साझीदार तलाशना उससे भी मुश्किल। साझीदार कभी रखना ही नहीं चाहिए। अगर बहुत ही विस्तृत व्यापार है तो बात दूसरी, अंशुल बोला। मुझसे कई लोगों ने साझेदारी करनी चाहिए, लेकिन मैंने सरकारी कर लेना उससे बेहतर समझा। मगर अकेले सब संभालने कैसे? तो अकेला कहाँ हूँ भाई, मेरी बीवी भी तो है। उत्पादन और कारखाने की देखभाल वह कर लेती है, बाहर की दौड़ धूप मैं कर लेता हूँ। मद्रास हवाई अड्डे पर हरि को लेने उसका ड्राइवर आया हुआ था। साहब, रास्ते में मेम साहब को ब्यूटी पार्लर से लेना है, ड्राइवर ने कुछ देर बाद कहा। ठीक है, गाड़ी उधर से निकाल लो, हरि ने लापरवाही से कहा। क्यों, क्या किसी पार्टी में जाना है जो भाभी जी ब्यूटी पार्लर गई हैं? अरे नहीं यार, यह तो हर रोज़ ही जाती है। किसी रोज़ बुढ़ापा रोकने का इलाज, किसी रोज़ मोटापा घटाने का, वही औरतों वाले चोचले और कुछ नहीं। अपने को तो इन चोचलों का कोई तजुर्बा नहीं है, क्योंकि काम करने की वजह से अपनी बीवी एकदम छरहरी और चुस्त दुरुस्त रहती है। दूसरे इतनी फुर्सत भी नहीं रहती कि बेकार के चोचलों में फंसे, अंशुल ने कहा। ड्राइवर बाजार में गाड़ी रोककर कहीं चला गया और कुछ देर बाद आकर बोला, मेम साहब चली गई साहब। ठीक है, गाड़ी घर की तरफ मोड़ लो। रमा देखो, आज मैं किसे पकड़ कर लाया हूँ। हरि बरामदे में खड़ी स्थूलता की ओर अग्रसर होती हुई युवती को संबोधित करके बोला, मेरा पुराना दोस्त और सहपाठी अंशुल वर्मा। माफ़ करें, बिन बुलाए मेहमान आपको 3-4 रोज़ तक कष्ट देना होगा, अंशुल ने अभिवादन करते हुए कहा। कष्ट कैसा? आपका स्वागत है, रमा मुस्कुरा दी और नौकर को पुकार कर बोली, रत्नम साहब का सामान मेहमानों वाले कमरे में लगा दो और रामचंद्रन से खाना तैयार करने को कह देना। हाँ यार, अब बता क्या क्या बन रहा है तुम्हारी फैक्ट्री में? हरि ने कुछ देर के बाद पूछा। फिलहाल तो झेनर डायमंड बना रहे हैं, अंशुल ने पूछा। झेनर डायमंड? रमा जैसे चौंक पड़ी। ठीक से बन गए? जी हाँ, बाकायदा बिक भी रहे हैं। अभी तक तो कोई शिकायत नहीं आई कहीं से, अंशुल बोला। ये तो चीज़ थोड़ी पेचीदा, मगर इसकी मांग इतनी ज़बरदस्ती है कि दिक्कतों के बावजूद हमने यही बनाना बेहतर समझे। उसने के बाद तीनों झेनर डायमंड और अन्य उपकरण बनाने में जो दिक्कत आती है उसके विषय में बातें करने लगे। अंशुल यह देखकर बहुत प्रभावित हुआ कि जितनी तकनीकी ज्ञान उसे या हरि को था, उतना ही रमा को भी था। तभी फ़ोन की घंटी बजने लगी। रमा उठकर फ़ोन सुनने चली गई। रात को खाने की मेज पर कई प्रकार की चीज़ें देखकर अंशुल ने कहा, बहुत ही कुछ बना लिया भाभी जी। हरि खिलखिलाकर हंस पड़ा। भाभी जी को स्वयं ही नहीं मालूम होगा कि क्या क्या बना है। अपना रसोइया बहुत होशियार है, वह मौके के मुताबिक खाना तैयार कर लेता है। अगले 2-3 दिनों के बाद अंशुल ने देखा कि रमा का अधिकांश समय या तो फ़ोन पर किसी से बतियाते, पत्रिका अथवा उपन्यास पढ़ते या घर के बाहर व्यतीत होता है। यह भी कोई ज़रूरी नहीं था कि वह बच्चों या हरि के घर लौटने के समय घर पर ही हो। एक आध बार पूछने पर पता चला कि वह कहीं ताश खेलने या फिल्म देखने गई होगी।
मद्रास से लौटने के 2-3 महीने बाद अंशुल को एक रोज़ अचानक हरी का फ़ोन मिला कि वह पूना आया हुआ है और उससे मिलने के लिए लोनी आ रहा है। अंशुल ने उसे कारखाने का पता बताते हुए वहीं आ जाने को कहा। हरी कारखाना देखकर बहुत प्रभावित हुआ। इस सब का श्रेय अपनी भाभी को देना, उसी का विभाग है ये। लेकिन भाभी हैं कहाँ? कुछ ही देर पहले घर चली गई हैं। क्यों, तबीयत वगैरह तो ठीक है? नहीं, तबीयत खराब की परवाह करके तो वह कभी नहीं जाती। मुन्ने के दूध का समय है और शाम के चाय नाश्ते का भी। क्यों, नौकर नहीं है क्या? नहीं, नौकर आया सब है, पर बच्चे का दूध और अपना खाना पीना तो खुद ही देखना पड़ता है। नौकर सफाई से काम थोड़े ही करते हैं। अंशुल बोला। चलो हम लोग भी घर चलें। रास्ते में अंशुल ने उसे बताया कि वे लोग कारखाने का विस्तार करने वाले हैं, क्या क्या नए उपकरण बनाएंगे और कितने प्रतिशत लाभ अधिक होगा, आदि विषयों पर बातें हुईं। इतना लाभ हो जाएगा? हरी ने हैरानी से पूछा। हाँ, यह तो पहले साल का मुनाफा बता रहा हूँ। अगले साल जब कर्ज और सूद नहीं देना पड़ेगा तो लाभ और भी ज़्यादा होगा। मान गए भाई, इतनी आय तो शायद नौकरी ख़त्म होने तक भी ना हो। हरी बोला। तभी तो कह रहा हूँ कि तू भी एक छोटा सा कारखाना लगा ले, माल बिकवाने का जिम्मा मेरा। अंशुल ने कहा। बैंक से कर्ज भी दिलवा दूंगा, लेकिन व्यवसाय में इनके अलावा भी कई पछड़े होते हैं। मैं अकेला क्या क्या करूंगा? अकेला क्यों, भाभी जी भी तो हैं। रमा को इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। क्या बात करता है? भाभी का तकनीकी ज्ञान तो तेरे से ज़्यादा ही होगा। अगर रुचि ना होती तो इतनी पढ़ाई कैसे करती, या इंग्लैंड कैसे जाती? इंग्लैंड जाने को ही तो पढ़ाई की थी। रमा के सभी भाई विदेश पढ़ने गए थे। जब इसने भी जाने की इच्छा प्रकट की तो इसके पिता ने कहा, यदि यह भी किसी प्रकार की तकनीकी विषय में विशेषता प्रकट करना चाहे तो ठीक है, वरना पेंटिंग से वगैरह के छिटपुट कोर्स करने को वह नहीं भेजेंगे। कुशांग्र बुद्धि तो थी ही, सो इलेक्ट्रॉनिक्स में एमएससी कर ली और व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड भी चली गई। लेकिन शादी के बाद वह काम करने को तैयार नहीं रहती। कहती है, यदि जीविकोपार्जन करने का झंझट रखना चाहती तो शादी की जहमत क्यों गले डालती। नौकरी के लिए उनका कहना ठीक है, लेकिन यदि तुम दोनों मिलकर कोई काम करो तो वह अवश्य साथ देगी। पूछ चुका हूँ भाई, वह किसी किस्म के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती, पर इस तरह तो उनके इतने वर्षों के परिश्रम से प्राप्त ज्ञान को जंग लग जाएगा। यही मैंने भी समझाया था, लेकिन रमा ठहरी आराम तलब आलस की मारी। यदि बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ हरी, भाभी आलस की ही नहीं, विलासिता और फैशन की मारी भी हैं। ठीक कहता है हरी आह भरकर बोला। क्या बताऊं दोस्त, अपनी किस्मत ही ऐसी है। एक बीवी एकदम अनपढ़ देहातन मिली थी, दूसरी एकदम फैशन परस्त। यदि तुम चाहते तो देहातन को भी पढ़ा लिखा कर अपने उपयुक्त बना सकते थे। छोड़ अंशुल, खच्चर को कितना भी रगड़ो घोड़ी नहीं बना सकते, और अपनी स्थिति के मुताबिक मुझे तो एकदम रेस की घोड़ी चाहिए। अंशुल ने एक सुंदर से बंगले के सामने गाड़ी रोक दी। अंदर से स्टीरियो सिस्टम पर किसी तेज विदेशी धुन की मादक संगीत लहरी गूंज रही थी। इंदु को काम करते वक्त तेज पॉप संगीत सुनने का बेहद शौक है। अंशुल ने उसे ड्राइंग रूम में बैठाते हुए कहा, तू यहाँ बैठ, मैं इंदु को बुला लाऊं। जी। बांदी स्वयं उपस्थित है। इंदु की आवाज़ पर चौंक कर दोनों ने दरवाजे की ओर देखा। हरी को लगा वह चक्कर खाकर गिर पड़ेगा। दरवाजे में खड़ी आधुनिक परंतु सुरुचिपूर्ण ढंग से सजी सवरी पतली लंबी आकर्षक युवती और कोई नहीं, उसकी पहली बीवी इंद्रावती ही थी। हरी को ऐसा लगा जैसे वह बिल्कुल वैसे ही देख रही थी जैसे रेस कोर्स की घोड़ी किसी ठेले से जुटे खच्चर को देख रही हो। मित्रों, अगर आपको मेरा प्रयास सार्थक लग रहा है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर कहीं आपको कुछ त्रुटि लगती है तो कृपया कमेंट के माध्यम से बताने का कष्ट जरूर करें, लेकिन कमेंट ज़रूर करें। अच्छा लगता तो करें, गलत लगता है तो करें। मुझे इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।